हेलो दोस्तों, आज हम लोग सतत आर्थिक विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकनॉमी पढ़ेंगे। सबसे हम लोग पहले जानेंगे कि सतत आर्थिक विकास होता क्यों है, सतत आर्थिक विकास की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो पहले आइए हम लोग समझते हैं, इसके बैकग्राउंड को समझते हैं कि सतत आर्थिक विकास की ज़रूरत क्यों पड़ा। क्या ये बहुत पुराने समय से आ रहा है या इसका उद्भव जो है वो आधुनिक समय में हुआ। तो हम लोग देखते हैं कि जो सतत आर्थिक विकास का जो कॉन्सेप्ट है वो 20वीं सदी के आपका वो 60 to 70 के दशक के बीच में सतत आर्थिक विकास की अवधारणा आया। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सतत आर्थिक विकास की अवधारणा आया क्यों। तो हम लोग देखते हैं कि मनुष्य के पास जो है वो संसाधन सीमित है और आवश्यकताएं अनंत हैं। तो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत यानी अपनी ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्य ने जो प्रकृति के द्वारा जो संसाधन प्रदान किया गया है उसका दोहन जो है इस हिसाब से किया गया जिससे प्रकृति के साथ छेड़छाड़ यानी प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया गया, जिससे प्रकृति के साथ जब भी कोई खिलवाड़ करता है वो अपना असर दिखाना शुरू करता है। तो जिस तरह से मनुष्य जो है औद्योगिकरण की ओर बढ़ा, तो जाहिर सी बात है कि जब हम औद्योगिकरण की ओर ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ेंगे तो हम प्राकृतिक संसाधनों को क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे। बिना कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट को देखे हुए लोग इसका इस्तेमाल कर रहे थे। तो जैसे जैसे पूरे वैश्विक स्तर पर औद्योगिकरण बढ़ा वैसे वैसे है वो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगा। जब प्राकृतिक संसाधनों का इतना मात्रा में दोहन होने लगा, हम केवल अपना एक पहलू को देख रहे हैं, केवल अपना प्रॉफिट, अपना आवश्यकता को केवल देख रहे हैं, लेकिन हम इसके साइड इफ़ेक्ट को नहीं देख पा रहे हैं कि इससे पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो जब इस पे पर्यावरण पे प्रभाव पड़ने लगा, जब हम लोग देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैस इफ़ेक्ट का प्रभाव हुआ, जिससे क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन होने लगा, तब बहुत सारे बुद्धिजीवी जो लोग थे उनके दिमाग में ये बात आने लगा कि जो है क्लाइमेट चेंज एक बैक क्यों हुआ। तो बहुत सारे बुद्धिजीवियों के मंथन के बाद ये बात सामने आया कि जो हम औद्योगिकरण की ओर बढ़े तो हम जो है वो पर्यावरण को मतलब दरकिनार कर दिए, पर्यावरण को इसमें हम सम्मिलित नहीं किए। तो जब इसका तो जो सतत आर्थिक विकास जो का कॉन्सेप्ट जो है सर्वप्रथम जो है वो रॉकल कार्सन नामक व्यक्ति के द्वारा जो है वो एक अपने किताब लिखते हैं जिसका नाम है साइलेंट स्प्रिंग। 1962 में उन्होंने सर्वप्रथम जो है वो सतत आर्थिक विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया। उन्होंने इस हिसाब से सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया कि पर्यावरण अर्थव्यवस्था के बीच में इस तरह से सामंजस्य स्थापित किया जाए जिससे क्या हो, आदमी का ज़रूरत भी पूरा हो जाए और पर्यावरण पे इसका प्रभाव भी ना पड़े। तो चलिए हम लोग सतत आर्थिक विकास के अर्थ तथा परिभाषा को समझते हैं, ठीक है ना। तो सतत आर्थिक विकास का अभिप्राय है कि जो मतलब हम आर्थिक विकास के हिसाब से इस तरह से बढ़े आर्थिक विकास की ओर इस तरह से बढ़े जिससे क्या हो, पर्यावरण को हम सुरक्षित रखें और आने वाले पीढ़ियों के लिए जो प्राकृतिक संसाधन है उसको भी हम क्या करें, सुरक्षित रखें, ठीक है। मतलब इस हिसाब से हम अपना विकास करें जिससे क्या हो, पर्यावरण का भी नुकसान ना हो और हम विकास की ओर भी बढ़ें और जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसको भी प्राकृतिक संसाधनों को बचाकर रखें। आइए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं बढ़िया तरीक़ा से, ठीक है। तो हम एक छोटा बालक का एग्जांपल लेते हैं और एक बड़े जो पेरेंट्स हैं जिनके जो मतलब शादीशुदा हैं जिनके बच्चे हैं। तो अगर एक बच्चे को पॉकेट खर्चा दिया जाता है तो वो मतलब बिना भविष्य के बारे में सोचे वो पैकेट खर्चे को मतलब उसके जो पॉकेट खर्च जो मिलता है वो उसको मतलब आने वाले
समय के लिए बिना सोचे उसे क्या करता है, कम्प्लीटली खर्च कर देता है। लेकिन जब वो एक पेरेंट्स होता है, जिनके क्या होते हैं, बीवी बाल बच्चे होते हैं, तो वो इस हिसाब से खर्च करता है, जो आने वाले पीढ़ियों के लिए भी क्या करता है, कुछ न कुछ पैसा को बचा कर रख लेता है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझ गए कि सतत आर्थिक विकास का परिभाषा क्या होता है। तो सतत आर्थिक विकास का अभिप्राय यह है कि जब हम विकास की ओर बढ़ें तो पर्यावरण को भी सुरक्षित रखें और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखें। चलिए आइए हम लोग एक चीज़ और समझते हैं कि एक बेंटलेट आयोग ने आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है ना, आवर कॉमन फ्यूचर में उन्होंने जब वो 1987 में सतत विकास को परिभाषित किया। बेंटलेट आयोग है जो उनका एक रिपोर्ट है आवर कॉमन फ्यूचर, उनको उन्होंने क्या किया, सतत आर्थिक विकास को परिभाषित किया। वो परिभाषित क्या करते हैं, वो परिभाषित करते हैं कि जो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता के पूर्ति से बिना समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकता पूरी करता है। यानी कि जो भविष्य के जो पीढ़ियां हैं उनके लिए जो संसाधन है उसको मतलब सुरक्षित रखना, इसमें यही चीज़ बताया गया है। ठीक है, इस रिपोर्ट में कहा गया कि विकास हमारी आज की ज़रूरतों को पूरा करे, साथ ही आने वाले पीढ़ियों की ज़रूरतों को भी अनदेखा ना करे। ठीक है, यानी कि हम अभी जो है जो हमारी ज़रूरत है उसको भी पूरा कर लें और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मतलब संसाधन को बचा कर रखें। सतत विकास का उद्देश्य क्या है, ठीक है, तो हम लोग इसका उद्देश्य को जानते हैं। तो पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधन के दुरुपयोग से बचाना, जो पृथ्वी पर जो प्राकृतिक संसाधन है उसका जो दुरुपयोग हो रहा है उसको सबसे पहले बचाना, उसको मतलब सही रास्ता में खर्च हो। ठीक है, ऐसे नए वैज्ञानिक तरीके की खोज हो जो प्राकृतिक के नियम का अनुरूप कार्य करे। हम इस हिसाब से साइंटिफिक वे में काम करें जिससे क्या हो, प्राकृतिक जो संसाधन है उससे क्या हो, प्राकृतिक को नुकसान ना हो, यानी प्राकृतिक के अनुरूप हम अपना विकास को बढ़ाएं। विकास की नीतियों में स्थानीय समुदाय को शामिल किया जाए। इस नहीं कि हम आर्थिक विकास की ओर बढ़ रहे हैं, विकास कर रहे हैं तो केवल उच्च वर्ग को, हम इस हिसाब से विकास करें जिससे क्या हो, जो स्थानीय समुदाय जो लोग जो दूर दराज गाँव में हैं उनको भी विकास के मुख्य धारा में शामिल किया जाए। शासन की संस्थाओं का विकेंद्रीकरण करना और पारदर्शी तथा जनता के प्रति उत्तरदायी बनाना, यानी कि शासन को इस हिसाब से वो डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि शासन जो है वो कहीं एक जगह केंद्र में स्थापित ना हो, इसमें पारदर्शिता होना जरूरी, यानी जवाबदेही भी होना इसमें ज़रूरी है। क्लियर। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को योजना बनाना जो निर्धन देशों की आवश्यकता को समझकर बिना उसके पालन को नष्ट पहुंचाए उनके जीवन स्तर को समानता तथा न्याय का रूप बनाना। जो विकसित देश है इस हिसाब से योजना बनाए, जो गरीब देश हैं उनके लिए उनको भी क्या किया जाए, विकास के मुख्य धारा में जोड़ा जाए और जो पर्यावरण है उनको भी नुकसान नहीं पहुंचाया जा सके। सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा पर्यावरणीय घटकों में सामंजस्य स्थापित करना है। ये नहीं कि केवल हम पर्यावरण को ही नहीं, इसमें सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तथा पर्यावरण घटकों यानी इन सारे के बीच में क्या करना है, इस हिसाब से बैलेंस करना। ऐसा बैलेंस जो हो जिससे क्या हो, चहुमुखी विकास हो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा बात समझ में आ गया होगा। अगर आप इसका नोट्स लेना चाह रहे हैं तो दिए गए व्हाट्सएप पर आप मैसेज करके इसका PDF नोट्स प्राप्त कर सकते हैं।